अ वेरी प्लेजर मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू वाइड नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास को। और लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और लास्ट क्लास में हमने क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है ये देख लिया था। और इसके अलावा वहां पर क्या है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल को इंक्लूड करा जाता है और किन को इंक्लूड नहीं करा जाता। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि 2-3 दिन बीत चुके हैं कि क्लास को हुए, तो इससे बेहतर है कि हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या है, इसीलिए इसका यहाँ पे मैंने नाम रखा हुआ है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पार्ट 2। एक्चुअल में पार्ट 2 का मतलब ये नहीं है, मैं यहाँ पर सारा कुछ बता दूंगा कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। बस एक बार ब्रीफ रिवीजन देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मीनिंग होता है कि जब हमारे पास जो हमारी सेल है उनके अंदर क्या आता है, हमारे पास ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो आपस में एक तरह से कोऑर्डिनेटेड है और वो फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं, बट उनका फंक्शन क्या है, आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है। उसकी वजह से उन सब को और उन सब के अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसलिए हमारी एनसीईआरटी ने रखा हुआ है यहाँ पर 4 ऑर्गेनल ऐसे होते हैं विच आर इंक्लूडेड अंडर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंड दोज आर, first one is called as endoplasmic reticulum, second one is called as Golgi body, third one is called as lysosome, and last one is called as vacuole. These 4 cell organelle are included under the endomembrane system। और ये नीट में क्वेश्चन कम से कम 3 बार रह चुका है। इंक्लूडेड इन 2023 के अंदर भी आया था और 22 के अंदर भी है और 21 के अंदर भी इंक्लूडेड है। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ये रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है। ये ऐसे ऐसे ऑर्गेनल है तुम्हारे पास। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट से पाया जाता है, पेरोक्सिसोम तुम्हारे पास में ये अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया जो अलग है। ये सब अलग अलग हैं और ये इंक्लूड नहीं होते अंडर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या आता है तुम्हारे पास, हमारी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में स्टेटेड होता है ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, जो ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब का बना हुआ। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर हमको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। और ये 2 तरह का होता है, वन इज कॉल्ड एस आरईआर, अदर इज कॉल्ड एस एससीआर। आरईआर मींस इट इज कॉल्ड एस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एससीआर मींस इट इज कॉल्ड एस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर क्यों कहते हैं, पहली चीज तो जो आरईआर है हमारी जो हमारे पास में होता है न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल। Nucleus is bound by 2 membrane. Outer is called as outer membrane and inside one is called as inner membrane. The outer membrane is continuous with the ER and the ER, this ER has ribosome on its surface and this ER is called as rough endoplasmic reticulum. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस बेस पे बोला गया, राइबोसोम की प्रेजेंस में। और जिस ईआर पे राइबोसोम नहीं होंगे उसको हम बोलेंगे एससीआर। आरईआर आपको कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आरईआर आपको वहां ज्यादा देखने को मिलेगा जहां सेल्स के अंदर मैक्सिमम होता है प्रोटीन सिंथेसिस और सीक्रेशन होता है, वहां आपको ये मिलेगा। इसके अलावा एससीआर कहाँ मिलेगा, जहां पर लिपिड सिंथेसिस होता है, जहां पर स्टीरोइडल हार्मोन ये सब बनते हैं, तो ये वाले पार्ट थे। और ईआर जो होता है हमारे पास, जो आरईआर एंड एससीआर है, मैं थोड़ा सा बाहर बोल रहा हूं, आरईआर और एससीआर दोनों के दोनों इंटरकन्वर्टिबल है। आरईआर निकलता है न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन से और आरईआर से बनता है आगे चल के एससीआर। और एससीआर आगे चल के अपने आप को मॉडिफाई करता है, बनवाता है गोल्जी बॉडी को। और गोल्जी बॉडी आगे चल के किसको बनवाता है, लाइसोसोम को। और उससे तुम्हारे पास और एंड में जो तुम्हारे पास वैक्यूल है जो कि अलग ही है। तो ये 3 का सीक्वेंस भी याद रखना कौन किसको बनवा रहा है। तो चलो ये यहाँ पे एनसीईआरटी की रीडिंग में देख लेते हैं। एनसीईआरटी की यहाँ पे मैं लाइंस को इंक्लूड किया जिससे आपको पता रहे कि हमने पढ़ा क्या था। ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको ये लाइंस दिखा रहा हूं ताकि आपको पता रहे एनसीईआरटी में एग्जैक्टली वो सेम किस तरह से गिवन है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जो तुम्हारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है यहाँ पर, इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है कि इसके अंदर क्या आता है, ये तो तुम्हारे पास में क्या है, ये डिस्टिंक्ट होते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर और फंक्शन में, मतलब अलग अलग है स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। बट फिर भी इनको एक साथ क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये आपस में कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड। और इसमें आता कौन कौन है तुम्हारे पास, ईआर का नाम दिया हुआ है, अभी आपको बोला था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है और वैक्यूल है। अब अभी जो मैंने आपको रिवीजन के तौर पे बताया था वो सब यहाँ पे गिवन है।
और याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और पेरोक्सिसोम, इनको नहीं लिया जाता इनके अंदर। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि इनके आपस में जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते। तो नीट के अंदर तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये वाला देख लिया। अगला यहाँ पर देखिए, हमारी बुक ने क्या है, मैंने आपको क्या कहा था कि ईआर होता है। अब जो ईआर है तुम्हारे पास किसके देखने पर मिलता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद ही हम इनको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ पाए थे। अब इनमें भी क्या है उन्होंने बताया हुआ है, अगर आप देखेंगे इसके दो पार्ट है। एक होता है तुम्हारे पास इनसाइड वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल, जो इनसाइड है। बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म है उस वाले को हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो एक क्या तुम्हारे पास में क्या होता है? ल्यूमिनल। ल्यूमिनल कौन सा होता है? इनसाइड ईआर, क्योंकि ट्यूब के समान स्ट्रक्चर है ना। अब ट्यूब के अंदर वाला पार्ट कौन सा होगा तुम्हारे पास? जो इनसाइड वाला है वो ल्यूमिनल होगा, ल्यूमिनल। और जो इसके बाहर वाला पार्ट है, क्योंकि बाहर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, तो ये तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म वाले को कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये गिवन है। फिर देखो उन्होंने कहा हुआ है वो ईआर जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आरईआर। और जिस पर नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? एससीआर। आरईआर मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आगे क्या होता है? आरईआर कहां देखने को मिलेगा? हमारी एनसीईआरटी में क्लियर गिवन है, जहां पर प्रोटीन बनती है, जहां प्रोटीन सिंथेसिस है और जहां पर सिक्रेशन है। और ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ में कंटिन्यूअस होता है, जो कि तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है। तो ये भी मैंने बता दिया कि कौन कैसा होता है, इसको याद रखें। एससीआर कहाँ है? देखो जहां पर लिपिड की सिंथेसिस होती है और इसके अलावा तुम्हारे पास स्टीरोडल हार्मोन को भी सिंथेसाइज कराने में रोल है। एनसीईआरटी की लाइन है एग्जैक्टली। फिर आगे यहाँ पर देखिए, ये पढ़ चुके हैं हम एक्चुअली। गोल्जी बॉडी तुम्हारे पास, गोल्जी बॉडी इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या नाम होता है? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को पहली बार किसने देखा था? बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। और आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है पहले, सिर्फ अब मैं एनसीईआरटी की लाइन ही बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या होता है, कैमिलो गोल्जी ने कब देखा? यहाँ पर ईयर भी गिवन है और कैसी हो सकती है? ये फ्लेट है तुम्हारे पास, डिस्क शेप हो सकती है। और यहाँ पर क्या नाम आता है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या आता है? देखिए ध्यान से, ये तुम्हारे पास में एक्चुअली क्या आता है, ये यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे पास होता है, जो वेसिकल के समान, ये वेसिकल है। और जो ये है तुम्हारे पास, इनका नाम क्या होता है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के अंदर जो इनमें सब्सटेंस भरा होता है, दैट इज कॉल्ड एज गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है सिस्टर्नी के अंदर, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, ये इनमें भरा होता है। अब जो यहां पर गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस है, एक सेकेंड प्लीज। अब जो तुम्हारे पास ये जो गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस है, इसको यहां पर अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में क्या है तुम्हारे पास? ये वो है जिससे तुम बना पाते हैं, जिसके अंदर कुछ सिंथेसिस होती है और जो वेसिकल के फॉर्म में बनेंगे आगे चल के, बाद में चल के यही तुम्हारे पास ये वैक्यूल के समान बाहर होगा। तो ये वैक्यूल के समान बाहर बाद में होता है, पहले नहीं, वैक्यूल बाद में बनता है। तो ये इसके बारे में था। अब जो अगला है मेरे पास में, क्या अगला वाला, अब यहाँ देखो इसके दो फेस है। एक को क्या कहते हो? सिस फेस, और दूसरे को क्या बोलते हो आप? ट्रांस फेस। इसका पूरा नाम क्या होता है? कॉन्वेक्स सिस। और दूसरे को क्या कहते हैं? कॉनकेव ट्रांस। कॉन्वेक्स सिस को हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, और उसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारे पास है? मैच्योरिंग फेस। जो देखिए यहाँ पर क्या बुक में लिखा हुआ है, एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है। और ये तुम्हारे पास में क्या है? बिल्कुल अलग होते हैं बट आपस में इंटरकनेक्टेड है। किसमें काम करता है? पैकिंग में हेल्प करता है, आपको बता चुका हूं। और तो अब तुम्हारे पास पैकिंग करने के बाद या तो सेल के अंदर उनको भेजना है या सेल के बाहर करना है, आउटसाइड दी सेल, ये लिखा हुआ। उसके बाद में किसके फॉर्म में पैक होंगे? वेसिकल के समान, वेसिकल में थैली के समान, उनके समान पैक होंगे। अब इनको आप बाहर करोगे, जहां से बाहर करेंगे उस फेज का नाम क्या होता है? मैच्योरिंग फेज। और इसी को आप क्या कहते हैं? कॉनकेव ट्रांस। तो कॉनकेव ट्रांस तुम्हारे पास कौन सा फेज है? जो तुम्हारे जहां, जिसको हम कहते हैं मैच्योरिंग फेज, जहां से इनको बाहर करना है। और यही तुम्हारी यही बात है, क्योंकि ये आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं। अब इनके अंदर क्या है? जो तुम्हारे पास प्रोटीन बनती है, अब देखा ध्यान से, जो प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। अब उनका जो मॉडिफिकेशन करना है वो किसका काम है? गोल्गी एपरेटस का। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, प्रोटीन से क्या बनती है? नाम आप जानते हैं एक्चुअली, क्या मैं बता चुका हूं। प्रोटीन से बनती है ग्लाइकोप्रोटीन, ये नाम लिख लो।
प्रोटीन से क्या बनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो प्रोटीन से आप ग्लाइकोप्रोटीन को बनाओगे नॉर्मल, ये काम कौन करेगा, ये करता है तुम्हारे पास गोल्गी अपरेटस। दूसरा, लिपिड से हमें बनाना होता है ग्लाइकोलिपिड। अब लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बनाना भी काम किसका होता है, गोल्गी अपरेटस का। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक का नाम आता है ग्लाइकोसाइलेशन और दूसरे का नाम क्या आता है, ग्लाइकोसाइडेशन। ये ग्लाइकोसाइलेशन होता है और इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ये वाले, ये नीट में पूछे भी जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ लिखा हुआ है किताब में, ग्लाइकोप्रोटीन को बनाना, ग्लाइकोलिपिड को बनाना किसका इंपॉर्टेंट रोल है, गोल्गी अपरेटस का। ये हम पढ़ चुके थे। अब आगे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। यहाँ पर जो अगला पार्ट है तुम्हारे पास, रिच कोल्डलेस लाइसोसोम। बट उससे पहले नॉर्मली क्या आता है, अब देखो ये लाइसोसोम है, बट उससे पहले लाइसोसोम को मैं अपने उसके अंदर बता देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। अब जो लाइसोसोम है, सबसे पहले इनके अंदर लाइसोसोम को भी डिटेल में देख लेते हैं कि क्या मतलब कैसे होता है। ब्लैक सही रहेगा, लाइसोसोम। वेट, इसको कट कर देता हूँ। रिच कोल्डलेस लाइसोसोम। अब जो लाइसोसोम है, अगर हम इसके बारे में डिटेल में अब देखें एक्चुअली क्या कहते हैं। लाइसोसोम को पहली बार जो बताया था यहाँ पर, जिसने डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है डी डुवे। तो लाइसोसोम को पहली बार किसने बताया या किसने इसको डिस्कवर कराया, तो ये बात याद रखना, डिस्कवर्ड बाय डी डुवे। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको क्या होता है डिस्कवर भी किया था और इसको यहाँ पे क्या करा था, प्लस में स्टडी भी किया था लाइसोसोम को। लाइसोसोम एक्चुअल में क्या है, हमारे पास में चार तरह से होते हैं। पहले तो मैं लाइसोसोम को बता दूं कि एक्चुअल में होता क्या है। लाइसोसोम तुम्हारे पास वो वेसिकल्स हैं, इनको बनाया किसने है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होती है तुम्हारे पास, किसके कंटिन्यूअस में होती है, आरईआर के कांटेक्ट में। आरईआर किसको बनाता है, एससीआर को, और एससीआर मिलकर किसको बनाएगा तुम्हारे पास आगे चल के यहाँ पर क्या, गोल्गी अपरेटस। और गोल्गी अपरेटस किसको बनाता है, लाइसोसोम को। तो याद रखना सबसे पहले तो ये, इनको बनाने वाला कौन होता है, फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी। तो ये गोल्गी बॉडी से बनते हैं। दूसरा हमारे पास में, ये गोल्गी बॉडी से बनते तो हैं, एक मिनट, इस पर राइटिंग ऐसे ही आ रही है थोड़ी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, बाद में हो जाएगा ठीक। फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी। अगला यहाँ पर क्या है, जो लाइसोसोम है हमारे पास, इन्होंने डिस्कवर करा और स्टडी किया यहाँ पर, और किससे बनता है तुम्हारे पास, गोल्गी बॉडी से। एक्चुअली इसमें कौन से एंजाइम भरे होते हैं, उन एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के एंजाइम यहाँ पर भरे होते हैं। तो लाइसोसोम बेसिकली एक तरह से तुम्हारे पास थैली के समान स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं। अब ये तुम्हारे पास में क्या है, किस तरह से भरे होते हैं, कैसे काम करते हैं, अब इन एंजाइम में कौन कौन होता है, तो याद रखना, एंजाइम इंक्लूड। अब इसमें जो एंजाइम आते हैं, एक एंजाइम को आप कहते हैं प्रोटीएज। प्रोटीएज किसको पचाता है, बताइए, डाइजेस्ट। तो ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। इसके अलावा यहां पर होता है आपका पास में कार्बोहाइड्रेट, ये नाम भी होता है। इसके अलावा यहां पर कौन सा होता है, लाइपेज भी होता है। और लाइपेज किसको पचाता है, ये होता है लिपिड के लिए। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे इसको याद रखना, जहां भी नाम आपको आ जाए एज का, तो वो समझ जाना एंजाइम है।
तो ये भी एज है, यहाँ पर भी एज है तुम्हारे पास में कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पर भी लाइपेज। तो ये तुम्हारे पास किसका काम करते हैं? एज मीन्स क्या होता है? एंजाइम। और इसके अलावा तुम्हारे पास में क्या है? जो पचाते हैं न्यूक्लिक एसिड को, उनको हम कहते हैं न्यूक्लिएज। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं नॉर्मली क्या आता है, इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन के लिए जरूरी है। बट एक्चुअली बताऊं, न्यूक्लियस जरूरी नहीं है, तो आप इसको प्लीज ना भी लिखें तो बेहतर है, न्यूक्लियस वालों को रिमूव कर लें। तो न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में कौन आता है? डीएनए और आरएनए, हमें उनको नहीं पहचाना। बट एक्चुअल में क्या है, ये तुम्हारे पास एक तरह से होता है। और लाइसोसोम चार तरह का होता है। एक को हम क्या कहते हैं, तो इसके जो टाइप है, टाइप आपके पास में होते हैं चार के। अब वो चार कौन कौन से हैं तुम्हारे पास, अब वो देखिए। पहले का नाम आता है प्राइमरी लाइसोसोम, और दूसरे को आप कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। थर्ड वन इज कॉल्ड एज रेजिडुअल लाइसोसोम, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज ऑटोफेजिक। तो ये चार तरह के लाइसोसोम होते हैं, रेजिडुअल लाइसोसोम भी है और ये भी। अब कहेंगे सर एनसीईआरटी में तो गिवन है नहीं, पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि एक्चुअल में काम क्या कर रहा है और होता क्या है। देखो, जो लाइसोसोम डायरेक्टली बन के आया कहाँ से? गोल्गी बॉडी से। वो डायरेक्टली उसमें क्या होता है तुम्हारे पास, तो इसमें होते हैं प्यूरेस्ट फॉर्म में एंजाइम। तो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एंजाइम जिसके अंदर आप इन्वॉल्व, सॉरी एक मिनट, ये वाला पार्ट जो तुम्हारे पास प्यूरेस्ट फॉर्म के अंदर पाया जाता है हमारे पास में, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम। प्यूरेस्ट फॉर्म के अंदर, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एंजाइम। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे प्योर फॉर्म में एंजाइम किसमें पाया जाता है, तो प्राइमरी लाइसोसोम। और जब तुम्हारा डाइजेशन चल रहा है, जैसे कि हमारे पास कोई फूड है और प्लस में एंजाइम है, तो उनको हम रखते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम में। तो सेकेंडरी में कौन आता है तुम्हारे पास? आप यहाँ पे कर लें, जहां पे तुम्हारे पास में क्या आता है? डाइजेशन। तो आप एक तरह से लिख सकते हैं फूड प्लस में एंजाइम, फूड प्लस एंजाइम। या आप ऐसे कर लें फूड प्लस प्राइमरी लाइसोसोम, ये तुम्हारे पास बना रहा किसको? सेकेंडरी को। अब जो तुम्हारा फूड होता है, जब उसमें एंजाइम मिल गए तो क्या कर देते हो? डाइजेशन। अब जो बचा हुआ वेस्ट है सेकेंडरी लाइसोसोम का, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल लाइसोसोम। तो हम यहां पर कह सकते हैं आफ्टर डाइजेशन, तो आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, जो वेस्टेज है तुम्हारे पास में, तो वेस्टेज ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम, उनको हम क्या कहते हैं? तो वेस्टेज ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम को आप कहते हैं रेजिडुअल लाइसोसोम। बचा हुआ तुम्हारे पास लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोफेजिक। ऑटोफेजिक क्या होता है तुम्हारे पास? एक तरह से रिसाइलिंग में हेल्प करता है, एक तरह से सेल को स्कैवेंजर के अंदर। तो ये इसमें काम करता है तुम्हारे पास, आप लिख सकते हैं बेशक ये स्कैवेंजर के समान लास्ट में। तो ये वाला पार्ट है, तो स्कैवेंजर ऑफ सेल। और एक्चुअली बताऊं नॉर्मली क्या आता है, लाइसोसोम को आप और नामों से भी जानते हैं। सर किन नामों से जानते हैं? चलो उनको यहाँ पे देखते हैं। क्या रेड कलर विजिबल है इसमें? नहीं है। देखिए एक सेकेंड, इसमें क्या आता है हमारे पास में? देखो चलो व्हाइट में कर लेते हैं। जो लाइसोसोम है इसको आप किस नाम से जानते हैं? एक तो आप इसको इन नाम से भी जानते हो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा डिस्पोजल यूनिट। सर ये तो हम जानते हैं बिल्कुल, तो इनको हम डिस्पोजल यूनिट के भी नाम से जानते हैं, ये भी इसका नाम है। आप अगला नाम क्या है? आप इसको कहते हैं स्कैवेंजर ऑफ द सेल।
तो जो सेल के अंदर स्कैवेंजर के समान है तो उसको भी आप यही कहते हैं। और एक और चीज, अगर लाइसोसोम फट जाए सेल में तो सारी चीज को डाइजेस्ट कर देता है ये, सारी चीज को। तो इसको यहाँ पर क्या है, और ये बहुत खतरनाक है तुम्हारे पास में, तो इसलिए क्या है, इसको कहीं कहीं पर आपको किसी बुक में मिलेगा एटम बम ऑफ द सेल। कहेंगे सर एटम बम तो रहने दो, वैसे ही बता रहा हूँ, याद रख लीजिए बस। तो डिस्पोजल यूनिट के हैं आप, स्कैवेंजर के हैं, एटम बम ऑफ द सेल के हैं, तो ये इसका नाम है। इसके अलावा तुम्हारे पास में क्या होता है, एक और नाम आता है इसका, स्कैवेंजर, डिस्पोजल यूनिट, बताना कौन सा है। तो आप इन तीनों नामों को एक बार ही देख लेना कि किन किन नामों से इसको हम जानते हैं। और ये वाला क्या है, यहाँ पर मैंने सिंपली बताया कि क्या होता है, कौन से एंजाइम भरे पड़े हैं और ये किस में काम करता है तुम्हारे पास, तो कंप्लीटली क्या आता है और किसने इसको बताया, कौन कौन से टाइप है और क्या इनके नाम होते हैं, इनको हम देख चुके हैं। चलो एक बार इसकी यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी की लाइन देख लें। एक और चीज तुम्हारे मन में शायद ये आएगा, तो एक बात बताओ, जब लाइसोसोम वेसिकल के समान है और इसमें एंजाइम भरे पड़े हैं, जब एंजाइम भरे पड़े हैं तो खुद को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर देते अपनी अपनी मेम्ब्रेन को। याद रखना जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है वो अपने एंजाइम के रेसिस्टेंट होती है। तो जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसमें देखो अब ये तुम्हारे पास इतना कि वेसिकल के समान है इसके अंदर, अब जो इसकी मेम्ब्रेन है, वेसिकल मेम्ब्रेन रेसिस्टेंट टू एंजाइम, जो इसमें खुद में भरे पड़े हैं उनके लिए रेसिस्टेंट ही है। तो ये बात भी याद रखना प्लीज, क्योंकि भाई एंजाइम तो बहुत सारे भरे होंगे और ऑलमोस्ट क्या होता है, हर चीज को पचाने वाले एंजाइम से। तो ये लाइसोसोम तक वेसिकल के समान ही हो गया, जो कि कहाँ से बन के आया था हमारे पास, गोल्जी बॉडी से। चलो एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है एक बार उसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो मेम्ब्रेन होती है, ये आपको बता दिया यहाँ पर कि यहाँ पर मेम्ब्रेन पाई जाती है। कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो मेम्ब्रेन बाउंड है, सबको पता है हमें कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और किस में काम तुम्हारे पास किसकी पैकिंग से बनता है, गोल्जी अपैरेटस। अगला लाइसोसोम की जो वेसिकल है इसमें क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सारे तरह के हाइड्रोलिक एंजाइम है, देख चुके हैं हम। क्या क्या आता है, लाइपेज नाम दिया है, प्रोटीज नाम और कार्बोहाइड्रेज नाम, जो आपको मैंने बताया था ये एंजाइम पाए जाते हैं। अगला, और कहाँ एक्टिव होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक एंजाइम है तो एक्टिवेट एसिडिक पीएच। एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, आप सारे अच्छे से जान रहे होंगे। एसिड का मतलब क्या होता है, किसके लिए तुम्हारे पास में वो है कि H+ आयन। इतनी केमिस्ट्री तो आती होगी थोड़ी बहुत। तो ये तुम्हारे पास में क्या आता है कि यहां पर मैंने बताया कि H+ आयन के लिए, क्योंकि H+ आयन एसिडिक मीडियम। और ये तुम्हारा जो एंजाइम है कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को जो पचाएगा उसका एंजाइम का नाम क्या होगा बताइए, न्यूक्लिएज। और न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आता है, यहाँ पर क्या है, तो प्लीज याद रखना, इसमें आता है डीएनए और एक नाम आप किसको कहता है, आरएनए। तो डीएनए आरएनए दोनों को दोनों क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये दोनों ही तुम्हारे पास में हुआ है, ये इसके बारे में था। अब चलो यहाँ पर अगला है तुम्हारे पास, अब इसके ऊपर देखो, जो आपको मैंने बताया यहाँ पर कि ईआर क्या होता है, पिछली क्लास में हुआ था, उसके अलावा गोल्जी अपैरेटस हुआ था, बट एक बार मैंने एनसीईआरटी में बता दिया। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चन आए पड़े नीट में, एक बार उनको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास क्या दिखा हुआ है बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। पहला ही टॉपिक था कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट ना है, वो ये पूछ रहा है। तो चले यहाँ पर, अब देखो 5 ऑप्शन दिए तुम्हारे पास, पूछ रहा है कौन कौन सा नहीं आता। क्वेश्चन क्या है, नॉट कंसिडर, ये नहीं पूछा कि कौन सा आता है। अब नॉट कंसिडर में क्या आता है जो नहीं आता तुम्हारे पास, क्या बताइए मुझे, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, तो ये तो किसी हालत में नहीं आएगा। अब ऑप्शन में चले, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं आता उसके अंदर, कहाँ कहाँ गिवन है, बी में भी दिया है, सी में भी और डी में भी। इसका मतलब ये ऑप्शन तुम्हारे पास में क्या आता है, ये वाला पार्ट। अब देखो बीओडी नहीं हो सकता, क्योंकि बीओडी में कौन है, ईआर दे रखा है, और तुम्हारे पास ई में कौन है, तुम्हारे पास पेरोक्सिसोम, सॉरी क्योंकि ई वाला पार्ट हो गया। देखा यहाँ पर क्या दे रखा है तुम्हारे पास, बी में ईआर होता है, और तुम्हारे पास में क्या आता है, डी में कौन दे रखा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये तो पार्ट आते हैं। अब जो नहीं आते तुम्हारे पास बताओ, अब कौन कौन से नहीं आते,
एक तो तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा कौन सा क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और ई क्या है तुम्हारे पास है, पेरोक्सिसोम। तो ऑप्शन क्या जाएगा तुम्हारे पास, देख लीजिए, ए, सी और ई, बी इज ए करेक्ट आंसर। नीट 2023 में क्वेश्चन है, मतलब 1 साल पहले में आया हुआ है। पूछा क्या है, जो नहीं आते हैं। अब कहेंगे सर हम तो वो बताएंगे जो आते हैं, अगर आने वाला बता दिया फिर तो ये हो जाएगा गलत है, ये नहीं आएगा, वो वाला आएगा आंसर, क्योंकि नॉट कंसिडर पूछा उन्होंने। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास नीट 2022 में फेस 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। ईआर के लिए कौन सा गलत है, ईआर के लिए, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकरेक्ट बताना है। अब मुझे बताओ, क्या एससीआर पे राइबोसोम, एससीआर डिवोइड ऑफ राइबोसोम, सही बात है, क्योंकि एससीआर पे राइबोसोम थोड़ी होता है। अगला, इन प्रोकैरियोट ओनली आरईआर इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोट किसे कहते हो आप, बैक्टीरिया को। और भाई मुझे बताइए, क्या बैक्टीरिया के अंदर कोई ईआर नाम सुनते हैं आप कहीं पर भी, नहीं सुनते हैं। और वो इनकरेक्ट तो पूछ रहा है, तो हमारा यही करेक्ट आंसर है अभी तक। सर आगे ऑप्शन तो बताओ, पढ़ लेते हैं एक बार। एससीआर में क्या होता है, लिपिड के सिंथेसिस, ये भी सही है। आरईआर है राइबोसोम अटैच टू ईआर, आरईआर पे अगर तुम्हारा राइबोसोम होगा ईआर पे तो आरईआर तो नाम है, ये भी सही है। और क्या पूछा तो उन्होंने, क्या होता है, इनकरेक्ट पूछा है, आप देख ले वहां पर, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो यही बन गया जो नहीं होता। अगला क्वेश्चन 2022 में, वो फेस 1 में था, ये फेस 2 में है। विच ऑफ द सब्सटेंस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन हो गया। चलो इसको आगे अगली क्लास में ले लूंगा, इस वाले पार्ट को। एक मिनट, इसे हटा ही देता हूं, और इस सब की मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है 2018 में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन आरईआर। आरईआर में कौन सा इवेंट नहीं होता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्या मुझे बताइए, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, सर कह सकते हैं ये वाला पार्ट, प्रोटीन फोल्डिंग। और प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन तुम्हारे पास में है। सर ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, देखिए एक बात आपको बताऊं मैं, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन दोनों के दोनों तुम्हारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी के फंक्शन है। बट अगर वो कह रहा है ईआर को मेंशन करके, तो आप उसे सही मान लेना, मेनली फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का। और वो नीट में पीवाईक्यू भी रह चुके हैं पुराने सालों में, अगर आप चेक चेक करोगे तो। यहां पर अगला, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, यहां पर तुम्हारे पास है पेप्टाइड की चेन, और पेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन के लिए, तो ये भी सही है और ये वाला भी। तब फोस्फोलिपिड बनता है कभी भी ईआर पे, फोस्फोलिपिड, लिपिड तो तुम्हारे पास में है, तो डी इज ए सही आंसर आर ई आर पे। और आर ई आर पे लिपिड का ही बनता ही नहीं है। लिपिड का बनना किसके लिए होता है, एससीआर के लिए, और एससीआर का मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो करेक्ट आंसर ये है, ये नहीं है। चले आगे। अगला है द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वापस से सेम क्वेश्चन आ गया, कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। अब बताओ कौन इंक्लूडेड है। मैंने आपको बताया था ईआर आता है, गोल्जी बॉडी आता है, लाइसोसोम आता है और वैक्यूल आता है। देख ले किस ऑप्शन में मिल रहा है, डायरेक्ट है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया आता है, नहीं आता। क्या यहाँ पर क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या राइबोसोम, ये भी नहीं आएगा। एक ये बच रहा है, यही करेक्ट आंसर होगा, है ना सर। ऑप्शन तो पढ़ लीजिए, चलो देख लो। ईआर नाम बताया था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, पढ़ के कौन सा वो कर लिया, वही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा यहाँ पर, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन बनने के लिए और ग्लाइकोलिपिड के लिए कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखना यहाँ पर क्या है, क्या गोल्जी बॉडी सही आंसर है, सही है, इनको हम क्यों पढ़े आगे, हटाओ। अगला क्वेश्चन, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, ये किस में पार्टिसिपेट करता है। देखो ये कब है तुम्हारे पास 20 में, और ये कब है तुम्हारे पास 18 में। अब देखो किस में पार्टिसिपेट करेगा तुम्हारे पास में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, नहीं। फैटी एसिड का ब्रेकडाउन, वो भी नहीं। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, ये सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो तुम्हारे पास में क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल को काम करना, ये भी तुम्हारे पास होता है। रेस्पिरेशन में काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा।
चलो अगले की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 2019 में। अब जो सही नहीं है वो पूछा है, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट देखना है भाई, सही की तरफ चले जाओ। लाइसोजोम आर फॉर्म्ड बाय, एक बार बताइए, हमारे पास में सबसे पहले किसका नाम लिया था हमने, ईआर का। और ईआर कितने में होता है तुम्हारे पास, दो में। क्या क्या नाम होता है, एक का नाम आरईआर और दूसरे का नाम क्या होता है, एससीआर। आरईआर जो होता है तुम्हारे पास, ये कहां से आता है तुम्हारे पास में, न्यूक्लियर एनवलप से, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये तुम्हारे पास उससे आता है आरईआर। एससीआर तुम्हारे पास में क्या आता है, किससे आता है, आरईआर से कौन आता है, एससीआर। और एससीआर तुम्हारे पास किसको बनाता है, नॉर्मली क्या आता है बताएं, गोल्जी बॉडी को। और गोल्जी बॉडी किसको बनाता है, लाइसोजोम को। कौन किसको बना रहा है, एक बार आप इसको याद रख लें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ भी लिया उन्होंने और हमारी किताब में दिया भी था। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, तो सही नहीं है। लाइसोजोम आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, ईआर गलत है। लाइसोजोम किससे बन रहा है बताइए, गोल्जी बॉडी से। और यहां पर उन्होंने किससे दे रखा बताओ, यहां उन्होंने दे दिया उसको किससे, ईआर से। तो इट इज रॉन्ग, यही पूछा था तो सही यही हो जाएगा एक तरह से। तो करेक्ट तो बताना है, पहले ही ऑप्शन पढ़ लिया भाई, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सर आगे हम देख लेते हैं, फिर भी गलत तो नहीं है नॉर्मल, चलो पढ़ लेते हैं। वैसे लाइसोसोम में हाइड्रोलिक एंजाइम होते हैं बहुत सारे, ये भी सही है। हाइड्रोलिक एंजाइम तुम्हारे पास कहाँ एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच, ये भी सही है। लाइसोसोम में मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, यही है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा उन्होंने, सही नहीं पूछा। सही तो तीन है यहाँ पर, गलत एक ही है और हम गलत की तरफ जाना है। चलो अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से पढ़ा करें क्योंकि ये हमसे गलती भी करवा देते हैं। लगता है मैं सही पूछ रहा है और हम सही को लगा के आ जाते हैं ज्यादा जल्दी के अंदर, प्रेशर की वजह से। तो ये गलती नहीं करनी हमें। चलो अगला क्वेश्चन है, बताएं द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले मेजर रोल, बताओ किस में मेजर रोल करता है। क्या एनर्जी को ट्रांसफर करवाता है, बिल्कुल भी नहीं। इन पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द लिपिड। सर ये थोड़ा सा ही लग रहा है पर हमें नाम ही समझ में नहीं आया, उन्होंने लिख रखा है यहाँ पर पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल। देखो पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल का मीनिंग क्या आता है आपको बताऊं, इसका मीनिंग होता है आपके पास में एक नाम होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मीनिंग है प्रोटीन सिंथेसिस। जब आप पढ़ेंगे 12th क्लास में जेनेटिक्स तो वहां आपको टॉपिक मिलेगा ट्रांसलेशन नाम का। प्रोटीन के सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन के बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं हम। तो अब प्रोटीन बनने के बाद में उनका मॉडिफिकेशन कराना ये सब कहाँ चलता है बताइए, गोल्जी बॉडी के अंदर। तो इन्होंने इसलिए नाम बोला है पोस्ट। पोस्ट का मतलब बनने के बाद, जब प्रोटीन बन जाए उसके बाद जो मॉडिफिकेशन करना है लिपिड का, ये लिपिड तुम्हारे पास में अलग होता है और प्रोटीन अलग है। प्रोटीन के बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और जब बन चुका है तो पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल। तो कहाँ होगा, गोल्जी के अंदर। इसका मतलब अभी तक ये सही लग रहा है, बट आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है इन ट्रेपिंग द लाइट एंड ट्रांसफरिंग इनटू केमिकल, चलना गलत है ये भी। इन डाइजेशन प्रोटीन, ये भी गलत। डाइजेशन में कहां से काम आ गया, गोल्जी बॉडी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन फिगर करेक्टली मैच विद दिस फंक्शन, कौन सा सही बता रहा है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये कौन दे रखा है तुम्हारे पास बताइए सबसे पहले तो, कौन है ये वाला पार्ट। तो ई आर है, तो ई आर की तो देखना है हमें। और जब राइबोसोम है तुम्हारे पास तो उसको हम क्या कहते हैं, आर ई आर। अब बताएं क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी apparatus है, नहीं है। तो ऑप्शन पहला गलत हो गया। आर ई आर काम कर रहा है प्रोटीन में, ये तो सही लग रहा है। आर ई आर ग्लाइकोप्रोटीन बनवाता है, ये भी गलत लग रहा है। गोल्जी apparatus प्रोटीन सिंथेसिस, गलत। प्रोटीन सिंथेसिस का काम है आर ई आर का ही। तो बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपने स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो हमें स्ट्रक्चर को देखना है। पहले तो ये क्लियर हो गया कि आर ई आर का स्ट्रक्चर मतलब ई आर का स्ट्रक्चर है। ई आर के ऑप्शन कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो देखो ये दो ऑप्शन तो वैसे खत्म हो गए, ए और डी वाला गोल्जी का नाम का। बचे दो, एक आर ई आर, दोनों में आर ई आर है। मतलब यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, वो किसका काम होता है, उसका गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो ये वैसे गलत बचा, यही। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप ये देख लें कि कौन सा
स्ट्रक्चर दे रखा है और क्या फंक्शन तो बाद में देख लें, स्ट्रक्चर ही पहचान ले पहले। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कौन सी मेजर साइट है लिपिड बनाने की। अरे ये तो हम अब याद भी हो गया, क्या नाम होता है, आरईआर। गलत है, एससीआर। क्योंकि आरईआर किस में काम होता है तुम्हारे पास, प्रोटीन सिंथेसिस में, और एससीआर का लिपिड में और स्टेरॉयडल हार्मोन बनाने में। तो इस तरह से तुम्हारे क्वेश्चन पूछे रहा है नीट के अंदर। अगले उसको देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन अगर और हो तो। आइडेंटिफाई द कंपाउंड। अब देखो इसमें लेबलिंग इतनी क्लियर नहीं आ रही, तो इस वजह से क्या इनको हटा देता हूं मैं, अगले वाले अगली पीडीएफ में ले लूंगा इसको मैं, 15 वाले को। वेट, अगला है मेरे पास, देखो ये क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। मतलब करेक्ट मैचिंग को बताना है यहां पर पेयर के अंदर। अब सही करेक्ट मैचिंग क्या है, क्या तुम्हारे पास रफ या सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, तो पढ़ाई नहीं हमने तो छोड़ो। रफ ईआर तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, नहीं। अगला करेक्ट पूछा है उन्होंने, सही कौन सा है। अगला है तुम्हारे पास स्मूथ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीडेशन कराना, ऑक्सीडेशन तो नाम ही नहीं सुना था इसमें। कहेंगे सर कहां से केमिस्ट्री का ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ गया, वहां देखना वहां पर, बट यहां पर ये नहीं होता। जो तुम्हें सबसे क्लियर लगा वो लगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड, क्योंकि किसका काम होता है, स्मूथ का। तो ये भी गलत है आपका। अगला है बिसाइड गिविंग आउट सिक्रेटरी वेसिकल द गोल्गी apparatus इज आल्सो कनेक्टेड विद फॉर्मेशन ऑफ। वो कह रहा है कि गोल्गी apparatus से जो सिक्रेटरी वेसिकल को रिलीज करने के अलावा और काम में भी इन्वॉल्व है। बताओ कौन सा ऑप्शन है वो। लाइसोजोम, सर गोल्गी apparatus बनाता तो है भाई, सही लग रहा है अभी तक तो ये। क्या प्लास्टिक बनाता है, गलत। ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नहीं बिल्कुल भी, ये भी नहीं। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको, अगर आप पिछली स्लाइड के अंदर देखेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ कि कौन किसको बनवा रहा था। वेट, शायद यहाँ हो, देखो ये रहा। ईआर तुम्हारे पास होता है, कितने तरह की होती है, दो। क्या क्या नाम दे रखा है उन्होंने, क्या है आर ई आर, और क्या नाम दे रखा है एस सी आर। आर ई आर से कौन बनता है, एस सी आर, और ये किसको बनाता है, गोल्गी बॉडी, और ये किसको बनाता है, लाइसोजोम को। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है मेरे पास, विच सेल ऑर्गेनाइज कंसर्न विद ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। अब कहेंगे सर आपने हमें बताया था कि जो ग्लाइकोसाइलेशन है, ग्लाइकोसाइलेशन और प्रोटीन जो करता है, आपने हमसे कहा था वो करता है गोल्गी बॉडी, क्योंकि मॉडिफिकेशन काम तो वही है। इसके अलावा अब देखो कौन सा तुम्हारे पास, क्या राइबोसोम करेगा ग्लाइकोसाइलेशन, राइबोसोम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और ईआर जो तुम्हारे पास होता है किसको बनाता है, गोल्गी apparatus को। तो अब जो गोल्गी apparatus है अगर ऑप्शन में नहीं गिवन है तो उस टाइम पे आपको ईआर को ही इंक्लूड करना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया कभी नहीं, पेरोक्सिसोम कभी नहीं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ग्लाइकोसाइलेशन नहीं। फर्क है वहां पर, क्योंकि ये क्या करता है बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाता है ये। अब उन्हें मॉडिफाई करना गोल्गी बॉडी का काम है, और अगर वो ना गिवन हो तो आपको फिर इसकी तरफ जाना है। प्लीज इसको जरूर याद रखना, क्योंकि आप ये गलती कर दोगे फिर कहोगे सर आपने गलत बताया था हमें। अगले की तरफ देखिए, लाइसोसोम किस में रिच होते हैं, बताओ। न्यूक्लिक एसिड, हाइड्रोलिक एंजाइम, क्लियर बताया था कि इसमें कौन से एंजाइम भरे होता है, हाइड्रोलिक एंजाइम वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल घिसा पिटा वही क्वेश्चन आ रहा सेम। लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेम। ये 2000 के अंदर, कोई 1996 के अंदर, पीवाईक्यू ये नीट के। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। और मैं आपको मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि कहीं पर तो होती है डबल मेम्ब्रेन, कहीं पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और उसके अलावा जो बाकी के तुम्हारे पास क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन। एक बार हम उस कॉन्सेप्ट को एक बार और देख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बताइए डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन है, जहां पर डबल मेम्ब्रेन आती है। तो डबल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था, एक का नाम आता है आपके पास में क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ सर ये बताया था। और दूसरा हमारे पास में कौन आता है, क्लोरोप्लास्ट, जिनमें डबल है। और तीसरा हमारे पास में कौन आता है, न्यूक्लियस।
तो ये 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल है आपके पास में जिनमें कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन। तो इन तीनों के अंदर तुम्हारे पास डबल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जहां पर कोई मेम्ब्रेन ना है, जहां पर कोई भी तुम्हारे पास मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? अब देखिए, नो मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन एब्सेंट। राइटिंग स्पेस ही यार, ये फर्स्ट है, उसके बाद आराम बाद में ठीक हो जाएगी। एब्सेंट किस में होती है? एक का नाम क्या होता है? राइबोसोम, और दूसरे का नाम क्या आता है तुम्हारे पास? सेंट्रोसोम। तो राइबोसोम में और सेंट्रोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, याद रखना। और रेस्ट में तुम्हारे पास जो रिमेनिंग है, उन सब में आप सिंगल ही मानेंगे। रिमेनिंग है वो सिंगल मेम्ब्रेन। तो सिंगल किस किस में, वो याद रखना। सब में है, बस 5 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा नाम याद रखना बताए? एक का नाम क्या है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। कितनी है इनमें? डबल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा मेम्ब्रेन एब्सेंट कहाँ है? राइबोसोम में और सेंट्रोसोम में। और यही कॉन्सेप्ट नीट में मिनिमम पूछा होगा आपके पास में, कम से कम बता रहा हूं, ये नीट में आया होगा कम से कम। क्या होता है? 6 से 7 बार, 6 to 7 टाइम। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन है, और ये 2016 का क्वेश्चन है। और 2016 के अंदर 2 बार पेपर हुआ था, फेज 1 और फेज 2 के अंदर। अब वहां क्या पूछा उन्होंने कि सिंगल मेम्ब्रेन किस में है, तो बताएं भाई सिंगल। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी है? डबल, बता दिया है हमने, नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट में कितनी है? डबल, नहीं होगा। न्यूक्लियस में, न्यूक्लिया इसमें नहीं, बचा एक ही, तो करेक्ट आंसर हो गया। और ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगला तुम्हारे पास क्वेश्चन तो दे रखा है, मेम्ब्रेनस बेग विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम which is used for controlling intracellular digestion of macromolecule। भाई बताएं, डाइजेशन कराने का काम किसका होता है? कितनी बार तो पढ़ चुके हैं इसको, डाइजेशन का काम किसका होता है? लाइसोसोम का। ये दिख रहा है क्या ऑप्शन? खत्म, हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं। तो इनको बताओ, अरे पढ़ चुके हैं। इसका कहाँ होगा? इसका भी नहीं, ये भी नहीं। गोल्गी एपेटाइटिस कहाँ एब्सेंट होता बताइए? एब्सेंट कहाँ पर है? याद रखना, मैंने आपको एक लाइन तो बताई थी ना कि, और वहां पर आपको क्या देखा था? वहां पर कहा था all membrane bound, all membrane bound organelle are absent in, organelle are absent in prokaryote। प्रोकैरियोट मींस बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, जिनको आप क्या कहते हो? प्रोकैरियोट। अब मुझे बताएं वो क्या कह रहा है यहाँ पर? इज एब्सेंट इन। सर हायरे प्लांट, वो तो बाद में देखेंगे, प्लांट है तो यूकेरियोट है, ये भी है। क्या बैक्टीरिया इन सब में होगा तुम्हारे पास एब्सेंट? इज एब्सेंट इन, तो यहाँ पर बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये वाला पार्ट हो गया। अगले की तरफ चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, न्यूक्लियर एनवेलप इज डेरिवेटिव ऑफ। बताओ किससे निकलती है तुम्हारे पास में? कौन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में? मैं रिवीजन में ये बताया था और आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आर या ईआर होता है गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम या वैक्यूल, तो ईआर। ईआर भी कौन होता है? आरईआर और एससीआर, तो आरईआर। अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दे रखा है? आरईआर का। खत्म। आरईआर है भाई, कभी गौ सर एससीआर पे लगाया है, एससीआर पे नहीं लगाया। तुम हो भी ऐसे ही, लगा तो कह दोगे सर नहीं कहा था। तो चलो, कौन सा है? ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास ए सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग, भाई फिर से वापस सेम हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कब है? 2006, 2016 वापस। वो फेज 1 में था, फेज 2 में है। फेज 1 में क्या पूछा था उन्होंने? क्या होता है? कितने में सिंगल मेम्ब्रेन है, किस में है? तो वहां भी लाइसोसोम आंसर था। और यहाँ पर क्या पूछा है? किस में हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, फिर उसी पे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल कंटेन एंजाइम दैट हैव डाइजेस्टिव एक्शन। किसका होता है एक्शन? डाइजेशन का नाम है, किसका नाम आएगा? लाइसोसोम का। फिर से सेम साहब, कोई भी ऑप्शन दिखेगा लाइसोसोम की तरफ जाएंगे, ये नहीं कहा। बट इतना याद रखना प्लीज, एंजाइम का नाम आ रहा है और डाइजेशन में रोल है, तो मैक्सिमम 99% कौन सा ऑप्शन आएगा? लाइसोसोम का। ये देख लेना बस। अगला है तुम्हारे पास कौन सा पार्ट? वैक्यूल नाम का टॉपिक है। चलो अब इस वैक्यूल को देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है।
पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। राइट, चलो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। कौन सा नाम है टॉपिक का? वैक्यूल का। अब जो वैक्यूल नाम है, मैं इसको वैसे कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब मैं क्या ही बन गया, अजीबो गरीब। चल, वैक्यूल आप वैसे लिख लेंगे बहुत है। और जो वैक्यूल है आपके पास में नॉर्मली क्या आता है? अब इसे हम देखते हैं। एक्चुअली बताइए वैक्यूल कहाँ पाया जाता है? वैक्यूल कहाँ होते हैं? आपने नाम, सर हमने तो वैक्यूल का नाम सुना हुआ है, प्लांट के अंदर होता है। बिल्कुल, जो आपने प्लांट में नाम सुना हुआ है उसी के अंदर एक्चुअली हमारे पास में। इसका मतलब ये नहीं कि एनिमल सेल में नहीं है, कुछ के अंदर ये बन जाते हैं वैक्यूल, बट नॉर्मल वैसे नहीं पाए जा रहे हो। चलो एक बार थोड़ा सा देखते हैं। जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल है वो, या है तुम्हारे पास वैक्यूल। अब जो वैक्यूल है, इस तरह का वैक्यूल, ये प्लांट की सेल होती है। फॉर एग्जांपल देखो ऐसे करके, ये प्लांट सेल है। इसके अंदर सबसे बाहर क्या होता है? सेल वॉल। क्या होती है बताना? सेल वॉल होती है। जो इसके अंदर है तुम्हारे पास में, जो यहाँ पर पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इनकी क्या होती है? सेकेंड लेयर। क्योंकि प्लांट में सबसे बाहर कौन होता है? सेल वॉल होता है। और अंदर कौन होती है तुम्हारे पास? सेल मेम्ब्रेन। जो इनके बीच में होता है, जो 90% एरिया तक, 90% स्पेस तक जो कवर करता है, दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूल। तो प्लांट के अंदर ये वैक्यूल है बीच में, और ये 90% स्पेस तक को ऑक्यूपाई कर लेता है। ऑक्यूपाई अप टू 90% स्पेस। सर होता क्या है इसके अंदर? देखें, इसके अंदर क्या है, जो प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो उनका एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है, वो पाया जाता है वैक्यूल के अंदर। तो इसमें होता क्या है तुम्हारे पास, अगर आप ये देखेंगे तो हैज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मुझे इसलिए दिक्कत हो रही है फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने इसको पहले यूज नहीं करा है। अब जैसे तो टाइम गुजरेगा वैसे आ जाएगा, बट प्लीज अभी थोड़ा कोशिश कर लें, एडजस्ट कर लें, आ जाएगा आपको समझ में। तो वैक्यूल क्या आता है, कितना परसेंट तक तुम्हारा एरिया कवर कर रहा है? अप टू 90% स्पेस तक। उसके अलावा क्या होता है इसके अंदर? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और एक तरह से तुम्हारे पास वेस्टेज। तो वेस्टेज प्रोडक्ट जो होता है प्लांट में कहाँ पाया जाता है बताइए? वो पाया जाता है किसके अंदर? वैक्यूल में। और जो इसकी कवरिंग है, वैक्यूल यहाँ पे जो तुम्हारे पास ये है, इसकी जो कवरिंग है, कवरिंग को आप क्या कहते हैं? कवरिंग इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। तो इसकी टोनोप्लास्ट कवरिंग का नाम है। और जो टोनोप्लास्ट है, ये मेम्ब्रेन है तुम्हारे पास में। अब टोनोप्लास्ट कवरिंग का नाम है तुम्हारे पास में। और ये क्या होती है, याद रखना, इसमें आयंस का मूवमेंट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहेंगे सर ये क्या अजाब है? एक बात बताएं, जो इसमें भरा होता है, मैं आपको बताऊं नॉर्मली क्या है, वेस्टेज प्रोडक्ट है, या तुम्हारे पास में क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और इसको आप एक और नाम कहते हैं सेल सेप। सेल सेप क्या होता है? सेल सेप आप कह सकते हैं वाटर प्लस मिनरल। आप पानी के साथ मिनरल्स को मिक्स कर दें, या तुम्हारे पास शुगर को मिक्स कर दें, तो ये सब मिलके बनाते हैं सेल सेप को। तो सेल सेप क्या होता है ये याद रखना प्लीज। मैं आपसे पूछता हूं, जो सेल सेप है, ये लिविंग है नॉन लिविंग है? और टोनोप्लास्ट कैसी है? लिविंग है नॉन लिविंग है? टोनोप्लास्ट एक कवरिंग का नाम है, किसकी कवरिंग है? वैक्यूल की। और मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग नॉन लिविंग? लिविंग। तो याद रखना, टोनोप्लास्ट कैसी होती है हमारे पास में? लिविंग। तो ये तुम्हारे पास में लिविंग है। और जो सेल शेप है तुम्हारे पास, ये कैसा होता है? नॉन लिविंग। इतना तो आपको पता भी होगा वैसे, बट कोई नहीं, फिर भी देख लेते हैं। क्योंकि भाई सेल शेप क्या होता है? लिक्विड मटेरियल के समान है। किसको मिलाकर बोल रहे हो? वाटर को। वाटर प्लस मिनरल, या तुम यहाँ पे शुगर को मिक्स कर दें, तो ये सेल शेप ही तो आएगा। तो ये वैक्यूल है। और इसमें जो मूवमेंट है तुम्हारे पास में क्या आता है, इसको याद रखना है। वैक्यूल यहाँ पर अगेंस्ट कैसे होता है? यहाँ पर क्या है देखें, आयंस मूव।
जो आयंस का मूवमेंट है वो कैसे होता है तुम्हारे पास, आयंस मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, अब आपको ये तो पता होगा ना, जब आप देखो, जब आप नॉर्मली क्या आता है, कहां से कहां मूव करते हैं, जब आप मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, तो उसको आप कहते हैं क्या, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नीचे से ऊपर जा रहे हो, मतलब यहां पर क्या आता है, अगर आप हाई लेवल से आ रहे होते, हाई कंसंट्रेशन से, हाई लेवल से आ रहे हो लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, हाई से लो इजीली हो जाएगा, हाई से तुम्हारे पास लो यहाँ पे इजी की तरफ हो जाएगा। और जब तुम्हारा हाई से लो होता है तो उसको आपने पढ़ा तो था, इसको हम क्या कहते थे, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर आपको थोड़ा याद हो तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस में होता है बताइए, ये होता है पेसिव वाले में, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो, पेसिव ट्रांसपोर्ट में। और अगेंस्ट किस में हो रहा था हमारे पास में क्या आता है, वो होता था एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो अलोंग होता है हाई से लो, और यहां पर कहां से कहां मूवमेंट हो रहा बताइए, लो से होगा हाई की तरफ, इसको एनसीईआरटी कह रही है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयंस का मूवमेंट देखने को मिलता है। और जो आयंस है तुम्हारे पास किसके आर पार जाएंगे, देखो वैक्यूल है ये वाला पार्ट, अब सेल में जो भरा होता है साइड में वो कौन होता है, उसको आप क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म सेल में भरा होता है, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, अब यही से भरा पड़ा है, अब इसके अंदर कुछ और है। अब मुझे बताओ नॉर्मली क्या आता है, जब तुम जाओगे लो कंसंट्रेशन था हाई कंसंट्रेशन, इससे यहाँ की यहाँ तब जाओगे लो से हाई की तरफ, तो आप नॉर्मल एज ए रूल की तरफ जा रहे हैं, रूल के खिलाफ जा रहे हैं, एक तरह से रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं हम। रूल कहता है कि आप ऊपर से नीचे आए, बट तुम करो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो इसलिए इसको बोला उन्होंने अगेंस्ट। तो कुछ ये आयंस का मूवमेंट होता है, इस बात को प्लीज याद रखो। तो ये वैक्यूल के बारे में था। अब इसके अलावा क्या आता है तुम्हारे पास, नाम हम चलो यहीं पर बता दूं, देखो इसके अलावा क्या आता है, अब आप नाम सुनते हैं अमीबा का, और आप जानते भी होंगे अमीबा के अंदर, अमीबा में होता है तुम्हारे पास में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है तुम्हारे पास में, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर काम करता है वो, क्योंकि अगर आप उसको डाल दोगे, फॉर एग्जांपल आप किसी जीव को फ्रेश वाटर से लेके जाते हो मराइन वाटर में, तो उसको ऑस्मोलेटरी की दिक्कत हो जाती है। तो इनके अंदर रेगुलेशन में काम, इनके कुछ वैक्यूल्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं, और हमारी एनसीईआरटी ने कहा है कि इसके अंदर जो होता है तुम्हारे पास में क्या है, उसका नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और वो किस में काम कर रहा है तुम्हारे पास, एक तरह से एक्सक्रीशन में, और ऑस्मो रिलाइजेशन उसमें भी दिखा रखा है। फिर तुम्हारे कुछ फूड वैक्यूल भी होते हैं, जो किसी प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर वो खाना खाने के बाद में, फूड को इंगल्फ करने के बाद में बनते हैं। बैक्टीरिया में होते हैं गैस वैक्यूल, वो अलग होता है। तो हमारी किताब ने क्या है, बस थोड़ा बहुत दिया हुआ था, उसको देख लेते हैं एक बार। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी क्या कह रही है, वैक्यूल पहली बात तो कवर्ड है भाई, आपको वही तो बताया था मैंने कि तुम्हारे पास में जो भी नाम आए, राइबोसोम सेंट्रोसोम में कोई मेम्ब्रेन ना है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इन तीनों में कितनी मेम्ब्रेन है, डबल्ड होती है, ये बता दिया। इसके अलावा जो नाम आएगा सब में सिंगल है, तो वो कह रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड है, वो तुम जानते हो। कहाँ मिलता है आपको ये, साइटोप्लाज्म में। सेल में क्या भरा होता है, में जो सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म, जो भी सेल ऑर्गेनेल है या जो भी पार्ट है सब साइटोप्लाज्म में तो मिलेगा। अगला, इट कंटेन वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर नॉट यूजफुल बाय द सेल। तो एक तरह से जो वेस्टेज है कहां पे इकट्ठा होता है, वैक्यूल के अंदर, ये आपको मैं बता चुका हूं। फिर वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन कॉल है, सिंगल मेम्ब्रेन है, कितनी हो तुम्हारे पास होती है यहाँ पर, उसका नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट। फिर क्या कह रखा है, कितना एरिया कवर करता है, 90%, बता दिया मैंने आपको। अगला, टोनोप्लास्ट क्या करता है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। अब किसके अगेंस्ट कर रहा है देखिए, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो टोनोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन है वो आयंस का मूवमेंट किस तरह कराती है, अलोंग या अगेंस्ट, तो अगेंस्ट कराती है, याद रखना, इनटू दी वैक्यूल। और इनकी जो यहाँ पे क्या है, अब वही दे रखा है, जब एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन होगा एक तरफ हायर होगा, उसको बता रहा है। अमीबा में कौन से वैक्यूल होते हैं बताइए, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और किसके लिए जरूरी होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए। प्रोटिस्टा किंगडम में फूड वैक्यूल बन जाते हैं कब, फूड को खाने के बाद में, इनगल्फ करने के बाद, निगलने के बाद। तो ये एनसीईआरटी की लाइन थी यहाँ पर।
इसके ऊपर शायद नीट में क्वेश्चन भी आया पड़ा, उसे वो देख लेते हैं। लो, एक क्वेश्चन था इसके अंदर, बताएं जो हमने पढ़ा यहाँ पर क्या है, कर लोगे नहीं कर लोगे? वैक्यूल प्लांट सेल में क्या करता है? लेक मेम्ब्रेन, क्या मेम्ब्रेन नहीं होती? गलत होती है। लेक मेम्ब्रेन ये भी गलत, मेम्ब्रेन तो पाई जाती है। इज मेम्ब्रेन बाउंड, यहां तक तो ठीक है। एंड कंटेन स्टोरेज ये भी गलत, कहां प्रोटीन होता है, यही बच रहा है, ये आंसर होगा, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। इज मेम्ब्रेन बाउंड सही है, कंटेन वाटर एंड एक्सिडी सब्सटेंस करेक्ट है। तो आज ही क्लास के अंदर नॉर्मली क्या आता है, हमने जो देखा है, हमने जो यहाँ पर देखा नॉर्मली क्या आता है, यहाँ पर वो सारा देख लिया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इनके अंदर ईआर का रोल क्या होता है, ईआर के कितने टाइप होते हैं, आरईआर क्या है, एससीआर क्या है, रिवीजन में देख लिया, गोल्जी बॉडी को देख लिया, लाइसोसोम और वैक्यूल को हमने वैसे पढ़ लिया क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था वो, और इसी वजह से इसका ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट 2 है। यहाँ तक सारे बच्चे इसको पढ़ें। अगली क्लास के लिए पीछे का सारा रिवाइजर क्या है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।